के लिए बहुत कुछ बाबा साहब के बारे में आया। और अगर हम सारे वक्तागण अगर बोलते रहे तो भी जो उनके द्वारा कार्य किया गया है और जो उनके द्वारा हम लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है वो अगर हम लोग बोलते रहे तो भी कम पड़ेगा। बहुत सारे वक्तागण बोल चुके हैं और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बस आप लोगों से यही एक शब्द में बोलना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मान सम्मान जो नहीं मिल पाया, जिनके वो हकदार थे, अगर देने का कोई कार्य कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर जो सम्मान किया था, उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पंचतीर्थ यात्रा का जो शुरुआत की है और जिस तरह से काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित तौर पर एक बार जो हमारे दलित समुदाय के जितने भी लोग हैं, अगर उनका विकास और उत्थान और मान सम्मान मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है और कहीं ना कहीं विकास में जो कमी आई तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन पे जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं वो सारे लोग चले और बाबा साहेब अम्बेडकर की जितनी भी बातें हैं हमारे समाज में फैलाने का प्रयास करें। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त कर। अभी बहुत सारे वक्ताओं से आप अपनी अपनी बातों को सुन रहे थे। विषय एक ही है कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा भला कांग्रेस ने किया, सबसे ज्यादा उनका मान सम्मान कांग्रेस वाले करते हैं और सबसे ज्यादा आज के दिन में संविधान के रक्षक जो है वो कांग्रेस वाले हैं, ऐसा प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने इतिहास सुना अभी कि बाबा साहब जब बॉम्बे से चुनाव लड़ रहे थे तो नेहरू जी ने पूरा प्रयास किया कि वो चुनाव हार जाए। वो चुनाव हार भी गए। भारत रत्न की प्राप्ति उनको कांग्रेस के रहते कभी नहीं मिला 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी, उस समय उनको भारत रत्न दिया गया। उनके समाधि स्थल का निर्माण कभी भी कांग्रेस ने नहीं करवाया, अगर करवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। और उनके पांचों जो महत्वपूर्ण स्थल है उनका भी निर्माण जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी आप देखिएगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंबेडकर सेंटर का भी जो है निर्माण हुआ है। लेकिन इसके तुलना में आज कई एक विधानसभा में अभी अमित जी बोल रहे थे कि झारखंड विधानसभा में भी हम लोगों ने भी देखा कि पार्लियामेंट में सभी लोग एक संविधान की प्रति लेकर के जो है शपथ ले रहे थे। ये अलग बात है कि खाली बाहर से संविधान का खोल था, अंदर उसमें सादा पन्ना था। जब उसको खुलवाया गया या जब हमारे लोगों ने उनसे पूछा कि भाई इस संविधान में कितने पन्ने हैं, कम से कम ये तो बता दो कि संविधान की किताब में कितना पन्ना होता है, तो वो बताने की भी जरूरत या बताने का भी मान उन लोगों में नहीं था। लेकिन सबसे बड़े अंबेडकर जी के हितैषी वही लोग हैं। आज एक बड़ा ही, मैं थोड़ा हट के जो विषय आ गए हैं उनसे थोड़ा हट करके आपके बीच में एक आपको बताना भी चाहता हूं और आपको खबरदार भी करना चाहता हूं कि आज समाज में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें अंबेडकर को मानने वाले जो आज जो हमारा एससी समाज है उसको अल्पसंख्यक बनाने की तैयारी चल रही है। आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके उन लोगों को अलग किया जा रहा है कि भाई आप हिंदू नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अंबेडकर का सम्मान नहीं करते हैं। यह बिल्कुल झूठ और गलत नैरेटिव जो है वो फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज देखिए झारखंड की सरकार में एक मंत्री हैं जेएमएम के, ये सरकार कांग्रेस द्वारा समर्थित सरकार है। वो खुल करके कह रहे हैं कि मेरे दिल में और दिमाग में शरीयत पहले है, केवल हाथ में संविधान है। हाथ में संविधान से काम नहीं चलता है।
आपके दिल में, आपके दिमाग में और आपके हाथ में, तीनों में संविधान होना चाहिए अगर आप शासन प्रशासन की बात करते हैं। क्योंकि संविधान इस देश को चलाने का रूल बुक है। अगर ये देश चलता है, आप चलते हैं, हम चलते हैं। वो सम्मानित मंत्री हफीजुल हसन जी जिस तरह से चुन करके आए, वो भी उसी संविधान के रास्ते से आए जो बाबा साहब ने लिखा है। शरीयत कानून से चुन करके नहीं आए थे। लेकिन आपको ये चिंता जरूर करनी चाहिए कि आप अभी अपने अगल बगल के लोगों को देखिएगा, कुछ आप हमारे बीच में से लोग भटक रहे हैं, अलग हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनका साथ लेकर के एक अलग दुनिया का निर्माण हम कर सकते हैं। लेकिन ये एक षड्यंत्र चल रहा है जिसमें आपको अल्पसंख्यक बनाने की तैयारी है। मैं ऐसे मुल्कों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन में ऐसे 70 मुल्क हैं इस पूरे विश्व में जो पूरी तरह से आज के दिन में शरिया कानून से चलते हैं। वहां पर और दूसरा कोई कानून नहीं है। ये समय की मांग है। आज उनको आपके साथ की जरूरत है। इसलिए आपको बरगला करके, आपको फुसला करके, आपका ध्यान भटका करके अपना हित को साधने का प्रयास कर रहे हैं। मैं केवल एक दो उदाहरण और देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपको भी, दीपक भैया को और सामान्य भोला जी को भी सुनना है। संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ जब कांग्रेस की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस देश में इमरजेंसी लगाया। वहां संविधान को ताक पर रख करके गया। कितने लोगों को इसका जानकारी है? करीब करीब सभी लोग जानते हैं। लेकिन जानते हैं, लेकिन जब बात दूसरे लोग करते हैं कि भाई कांग्रेस संविधान का बहुत बड़ा हितैषी है, तो हम लोग उनके जाल में फंसते हुए भी नजर आते हैं। आज कर्नाटक में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठेका में 4% मुस्लिम को आरक्षण दिया है। दो प्रश्न इसमें उठ करके आते हैं कि बाबा साहब के संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है। तो कौन इसको मखौल उड़ा रहा है? कौन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को धजिया उड़ा रहा है? कांग्रेस उड़ा रही है। और हक अधिकार किसका मारा जा रहा है? आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे नहीं सकते, ये संविधान में लिखा हुआ है, कोर्ट ने इसको सर्टिफाई किया है। तो या तो एसटी का आरक्षण कटेगा, या एससी का कटेगा, या ओबीसी का कटेगा, तब जाकर के किसी और को आरक्षण मिलेगा। ये दूसरा उदाहरण है कि कांग्रेस जो है केवल वोट का तुष्टीकरण, मुस्लिमों के लिए कुछ भी करने का जो काम है वो कांग्रेस कर रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस विषय पर ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो आज आपके साथ हो रहा है ये लंबे समय के लिए आपके समाज के लिए अच्छा हो रहा है क्या? कल को आपके बाल बच्चे भी आपसे पूछेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अगर समझदारी से काम लिया होता तो शायद ये दुर्दशा आज हमारी नहीं हुई होती। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हर एक गांव में कुछ लोग हम लोगों के बीच से भटके हैं, हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं और आज इस गोष्ठी को, इस सेमिनार को करने का केवल एक ही मकसद है कि हम लोग अपने भटके हुए भाइयों को समझाएं और उनको मुख्य धारा में लेकर के आए, उनका विकास करें। आज भाई उज्जवल दास जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि भाई आज जितने भी रामायण के रचयिता, महाभारत के रचयिता, इन सभी आपके समाज से आते हैं। इस देश का संविधान बनाने का काम भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया। ये बात सही है कि कुछ समय के लिए हमारे देश में सामंतवाद ताकतों की चली और यहाँ छुआछूत का प्रथा रहा, लेकिन आज हम इससे बहुत आगे निकल गए हैं। एक भी उदाहरण आज इस देश में इस प्रकार का मिलना लगभग असंभव सा हो गया है। मानव को मानव का समझ है। हम सब एक होकर के जो ताकतें इस देश के विकास में बाधक हैं, जो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के विकास के लिए बाधक हैं, उनसे मिलकर के आज लड़ने की जरूरत है। और वहां पर बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब जब
संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में भी चिंता की थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था। उनकी भावना को ध्यान नहीं दिया गया था तो उन्होंने उसमें कॉम्प्रोमाइज किया था। आज समय है कि हम सभी लोग रियलाइज करें, हम सभी लोग इस बात को पहचाने कि संविधान के निर्माता बाबा साहब का, आपके समाज का अगर कोई हितैषी है तो भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने आपको बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से आपको सबल करने के लिए, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को बनाने के लिए कई एक योजनाएं लॉन्च की हैं। और कई एक योजनाएं, पहले आप ध्यान करिएगा कि आपके घर में गैस नहीं हुआ करता था, मोदी जी के माध्यम से आया। आप बैंक तक नहीं जाते थे, आपका बैंक में खाता नहीं था, वो बड़े लोगों के लिए था, वो भी मोदी जी के लिए, मोदी जी के कहने पर आज आपको आया। तो आपके समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मोदी जी ने कई एक योजनाएं लाई। और अगर आज आप प्रगति कर रहे हैं तो इसमें सम्माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो इन बातों को प्रचारित करेंगे, अपने समाज के बीच में लोगों को समझाएंगे और उनको पुनः मुख्य धारा से जुड़ने की अपील करेंगे। इन्हीं धारणाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, विशेष करके जो अतिथि हम लोगों के बीच में बाहर से आए हैं, जिन्होंने एक दिन का अपना पूरा समय आपको संबोधित करने के लिए बिताया है, उनको भी बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त। आज जिस महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए, संवाद करने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल भारतीय संविधान के रचयिता ही नहीं, वह केवल दलित पीड़ित लोगों, करोड़ों लोगों के बीच मसीहा के रूप में काम नहीं करते थे, उसके साथ साथ वो एक ऐसे कानूनविद थे, एक ऐसे समाज सेवी थे और ऐसे मंत्री के रूप में हम उनको जानते हैं जिन्होंने देश की सेवा के लिए मंत्रिमंडल से, नेहरू के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर के समाज के बीच में काम करने वाला व्यक्ति का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका व्यक्तित्व एक विराट स्वरूप था। उनका विराट स्वरूप एक सागर की तरह था, तो उनके किए हुए काम हिमालय की पर्वत की तरह। हम ऐसे महापुरुष को याद करते, जब बाबा साहब को याद करते हैं तो उनको 4 खंडों में हम उनको विचार को जानना चाहिए। हम सब लोगों को अगर कहा जाए उनके जीवन में 4 खंड में अगर हम बांटते हैं तो 1920 से लेकर के 1935 का काल आता है, जिसमें उन्होंने महाट के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया, कालाराम मंदिर के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करने का काम किया, पार्वती सत्याग्रह के रूप में उनको हम सबको जानते हैं। और गोलमेज परिषद में भारत की बात को रखने वाला अगर व्यक्ति का नाम था तो भीमराव अंबेडकर। इतना ही नहीं, साइमन कमीशन और पूना पैक्ट जब पूरे देश में चर्चा का विषय था तो भारत और भारतीयों की बात, दलितों की बात अगर कोई वहां रखने वाला व्यक्ति था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके कालखंड में अगर दूसरा बात को देखा जाए तो 1935 से लेकर के 1947 तक की जो कहानी उनके लिखने का काम किया, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए फेडरेशन की स्थापना की। और तो और जब नागपुर में एक इतनी बड़ी रैली करने का काम किया शेड्यूल कास्ट के हित में, उसमें 70,000 उनके प्रतिनिधि आकर के दलितों के हित के लिए, भारत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान को बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और वही संकल्प आज भारत के संविधान के रूप में हम चौथा अगर काल कहा जाए तो 1949 से लेकर के 1956 का काल कर जो राष्ट्र निर्माता और धर्म के रूप में हम उनको जानते हैं। और साथ साथ उसके बाद का जो कालखंड था वो 1947 से लेकर के 1952 था, उनको एक कानूनविद, एक अच्छे धर्म के रूप में उनको हम लोग जानते हैं।
दोस्तों, आज की बात की अगर की जाए तो वास्तव में वो एक महान महापुरुष ही नहीं थे, एक महान आत्मा थे, एक भारत रत्न के रूप में हम उनको याद करते हैं। और जब 25 नवंबर को जब संविधान सभा में अंतिम भाषण उन्होंने देने का जब काम किया तो उन्होंने उल्लेख किया कि, जिसको मैं कोट कर रहा हूं, कि अंतिम भाषण में उन्होंने कहा कि जातियां राष्ट्र के लिए घातक है, जातियां देश के लिए घातक है और जल्दी ही से हमको मुक्त होना चाहिए। भारत के नवनिर्माण के लिए, पुनः निर्माण के लिए हमको जातियों से मुक्त होना होगा। ये उनका भाषण 25 नवंबर 1949 को था। अगर 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक शोध पत्र जारी करने का काम किया था और शोध पत्र का नाम था कास्ट इन इंडिया। और शोध में उन्होंने कहा कि भारत के सर्वव्यापी सांस्कृतिक एकता यद्यपि समाज में भारत में अनगिनत है, जातियां में बटा हुआ है, फिर भी हम एक संस्कृति से बटे हुए, उस संस्कृति का नाम भारतीय संस्कृति है। दोस्तों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इस बात का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि एक ऐसी राजनीतिक दल आज संविधान को लेकर के गांव में, टोलों में, शहरों में, बस्तियों में जाकर के पिछले लोकसभा में दिग्भ्रमित करने का काम किया। सच तो यह है कि जिसने संविधान की एक नहीं अनेक बार धज्जियां उड़ाने का काम किया। सच यह है कि बाबा साहेब को एक नहीं अनेक बार अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया। संविधान पढ़ने का उनके पास समय नहीं है, लेकिन संविधान दिखा करके जनता को भ्रमित करने का उन्होंने काम किया। अगर हम बात करें तो ध्यान में हम सब लोगों को आना चाहिए कि किस प्रकार से कांग्रेस ने उनके साथ ज्यादती करने का काम किया। 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का इलेक्शन था और जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का इलेक्शन हुआ तो उनको हराने के लिए कांग्रेस और नेहरू ने एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी जो उस वक्त का बहुत लोकप्रिय था, बालू पालवरकर को खड़ा करके उनको हराने का काम किया दोस्तों, और हटाने का साजिश रचने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की साजिश सफल नहीं हुई और डॉक्टर अंबेडकर विजय हुए। दोस्तों, मैं आगे न ज्यादा बोलते हुए 2-3 बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। चाहे संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने वो बंगाल से निर्वाचित होकर के आए थे और जब पाकिस्तान का हिस्सा वो बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान चला गया तो कांग्रेस और नेहरू ने साजिश रची उनको संविधान सभा में आने पर रोक लगा जाए। इतना ही नहीं, किसी तरह से षड्यंत्र करते हुए जहां जहां से उनके मन में विचार आ रहा था कि संविधान सभा में निर्वाचित होकर जाए, वहां पर अवरोध खड़ा करने का काम किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं ऐसे महापुरुष जो हिंदू महासभा में थे। हिंदू महासभा के एक नेता ऊना से निर्वाचित हुए थे, उन्होंने अपनी सीट को खाली करते हुए और क्या किया, अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया। यह है हिंदू महासभा के एक नेता का काम। दोस्तों, हम सब कोई जानते हैं 1952 में लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ। 1952 का लोकसभा का चुनाव, जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो कांग्रेस ने साजिश रचने का काम किया और वोटों की गिनती गलत ढंग से करवा करके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने का काम। 72,000 वोट को उन्होंने गलत ढंग से गिनवा करके हमारे भीमराव अंबेडकर का चुनाव हराने का काम किया। वो कौन पार्टी था? उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी था। इसे आप बर्दाश्त कीजिएगा क्या? आज कांग्रेस बात कर रही है भीमराव अंबेडकर की। 1954 का जब भंडारा का उपचुनाव हो रहा था और भंडारा का उपचुनाव में नेहरू स्वयं जाकर के डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराने का काम किया, बेईमानी से हराने का काम किया। और उस वक्त आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन की जो बेगम थी, पत्नी थी, जिसका नाम था एडविना माउंटबेटन, उसको पत्र लिखते हैं नेहरू, और नेहरू पत्र लिख करके क्या कहते हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को हराना इसलिए चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। हम इसलिए हराए हैं क्योंकि हमको वो पसंद नहीं है।
और लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी कौन थी एडविना? वो नेहरू की महबूबा थी, नेहरू की महबूबा थी। भारत की बात है, नेहरू भारत में करते तो बात चल जाती, लेकिन ब्रिटेन की एक महिला के पास पत्र लिख करके, और जब अंबेडकर चुनाव हारते हैं तो खुशी मनाने का काम कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस और अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और किसी ने अपमानित करने का काम किया तो कांग्रेस ने। जब वो अपने जीवन के अंतिम सांस लिए उन्होंने दिल्ली में, उनके परिवार के लोगों को, उनके समाज के लोगों को, उनकी जमात के लोगों का इच्छा था कि दिल्ली में उनकी अंतिम संस्कार हो, लेकिन नेहरू ने दिल्ली में एक स्थान तक देने का काम नहीं किया। और तो और जब अंबेडकर का 100 जबरदस्ती बंबई भिजवाने का काम नेहरू ने किया, नेहरू ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। और कांग्रेस पार्टी ने इतना ही नहीं किया, जिस विमान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे बंबई, उस विमान के भाड़े सूद के साथ उनके परिवार से वसूलने का काम कांग्रेसियों ने किया, कांग्रेसियों ने किया। दोस्तों, उसको माफ करना है क्या? माफ करना है क्या? वैसे कांग्रेसी जो हमारे बाबा साहब के द्वारा रचयिता संविधान बनाने का काम किया, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, धारा 356 का जो चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार को इंदिरा जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार, 113 बार कांग्रेस की सरकार ने धारा 356 का उपयोग करते हुए चुनी हुई सरकार को गिराने का। बाबा साहब ने ही संविधान लिखा है, लोकतंत्र की बात कही है, लोकतंत्र को पालन करने का उसमें नैतिक अधिकार दिया गया है। लेकिन आपातकाल में क्या किया गया? कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए देश में आपातकाल लगाने का काम किया। ये किसका अपमान है? तो सीधा और सीधा अपमान हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का। तो ज्यादा ना बोलते हुए, ऐसे कई प्रसंग है कि दिन भर बोला जा सकता है, लेकिन दो प्रसंग को मैं लाना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और झारखंड से बहुत ही अच्छा उनका संबंध रहा है। विकास की अगर बात की जाए तो झारखंड के लिए उन्होंने जो किया, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। जो यहाँ दामोदर नदी है, दामोदर नदी को बहुउद्देशीय बनाने का काम अगर किसी ने परियोजना बनाने का काम किया तो उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दामोदर नदी से बाढ़ आ जाता था, उस वक्त के कालखंड में लोग तबाह थे, और जब दामोदर नदी के बारे में उन्होंने जब विचार किया तो मंत्री के रूप में, श्रम मंत्री के रूप में, इंटरिम गवर्नमेंट में जब वाइसराय थे नियंत्रण में, जब इंटरिम गवर्नमेंट तो उसमें श्रम मंत्री थे, उसके पास उन्होंने ड्राफ्ट बनाने का काम किया। और दामोदर नदी में केवल पानी का बांध से बांधने का ही नहीं काम किया। निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हजारीबाग में आयोजित इस SC/ST समाज की गोष्ठी में हमारे बीच में मंच पर विराजमान अपने यहाँ के पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री विवेकानंद जी अपने बीच में उपस्थित, जिनका भी ओजस्वी मार्गदर्शन हमको मिला, अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। आप सभी को जय श्री राम, आप सभी को राम राम। अभी हमारे वक्ताओं के विचार आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान अभियान के अंतर्गत आपने उनके विचार सुने, और जैसा वक्ताओं ने कहा कि अभी 2024 का चुनाव हो, चाहे आपके झारखंड का विधानसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी हमारे विरोधी दल थे, जैसा हमारे वक्ताओं ने कहा कि संविधान को हाथ में लेके ये कसम खाते हुए नजर आए कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी संविधान खतरे में लेके आ रही है, संविधान को खत्म कर रही है। ऐसा दुष्प्रचार पूरे चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में किया,
और उसी का परिणाम हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जो अपना अनुसूचित जाति और जनजाति समाज था, उनको ये लगा कि वास्तव में क्या मोदी जी संविधान खत्म कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान कर रही है, खत्म कर रही है, क्या हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, क्या हमको आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये सारे विचार पूरे समाज के मन में आ गए और समाज ने थोड़ा दूरी बनाना शुरू किया पार्टी से। उसी का दुष्परिणाम है कि हमारे विधानसभा में हमारी सरकार नहीं आ पाई जाती। उसी का दुष्परिणाम है कि मोदी जी की लोकसभा में सीटें कम हुई। लेकिन आप लोगों को सच्चाई पता होना चाहिए कि जिन लोगों के गुमराह करने से, बहकाने से आप लोग उनके बहकावे में आ गए, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में क्या किया। अभी अपने अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जी आपको बता रहे थे कि किस तरीके से, कितनी बार, कैसे कैसे बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किया। और संविधान में अगर संविधान का अगर दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या, संविधान को कमजोर करने का अगर काम किसी दल ने, पार्टी ने किया है, तो वो कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में हुआ है। ये हम सबको पता रहना चाहिए। चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, चाहे वो इंदिरा जी की सरकार हो, चाहे वो राजीव जी की सरकार हो। और अभी कुछ समय पहले जो राहुल गांधी को आपने पूरे चुनाव में मंच पे संविधान हाथ में लेके देखा और लोकसभा में भी संविधान की शपथ लेते हुए, सांसद की शपथ लेते हुए देखा, वही राहुल गांधी चुनाव के बाद जब छुट्टियां मनाने अमेरिका में जाते तो वहां ऑफिशियली स्टेटमेंट देते कि अगर हमको मौका मिलेगा सत्ता में आने का भारत में, तो हम आरक्षण और संविधान को निपटा देंगे। ये लोकसभा के 24 के चुनाव की बात है। तो हम सबको ये सब जानकारी रहनी चाहिए कि संविधान का असली अगर कोई हकदार है, कोई रखवाला है, तो वो कौन है, और संविधान का दुरुपयोग, संविधान का शोषण, संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया है, तो वो कौन दल है। लंबा समय आपको हुआ है। 2-3 बातें उदाहरण के रूप में आपको बताते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने निरंतर, चाहे हमारा एससी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो, चाहे हमारी महिला वर्ग हो, किसी के बारे में कोई चिंता नहीं की। उन्होंने निरंतर संविधान का बदलाव करके, दुरुपयोग करके अपने व्यक्तिगत हितों का उसका दुरुपयोग किया है। आप देखिए कि कुल अभी तक जो संविधान संशोधन हुए, उसमें से जो संविधान संशोधन हुए वो कांग्रेस के जमाने में ज्यादा हुए। मात्र 8 संविधान संशोधन मोदी जी की सरकार में हुए, 14 संविधान संशोधन अटल जी की सरकार में। इससे पहले कुल 106 संविधान संशोधनों में से 75 संविधान संशोधन कांग्रेस और यूपीए की सरकार में हुए। और जैसा संविधान में जो बदलाव कांग्रेस और यूपीए ने किया, मैं आपको बताता हूं। पहला संशोधन 1951 में उन्होंने किया और उस 1951 के संशोधन में स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का काम नेहरू की सरकार ने किया। आलोचकों के अनुकूल न्यायिक निर्णयों को पलट देने का काम किया। जो 1951 में पहला संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकार नेहरू जी के समय में हुआ। दूसरा संविधान संशोधन 24वां और 25वां संशोधन 1971 में इन्होंने किया और इसमें संसद के मौलिक अधिकारों में संसद और संपत्ति के अधिकारों में कटौती करने का अधिकार इसमें देने का काम किया। उच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में 25वें संशोधन से दूसरे भाग को निर्णय देते हुए संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने का काम किया इन्होंने। 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ, इसमें कार्यपालिका के शक्तियों को केंद्रित करने का काम किया। ये कांग्रेस के समय में हुआ। 39वां संशोधन
अनैतिक रूप से पारित होना 1975, जिसकी चर्चा हमारे लोग अभी वक्ताओं ने की कि 1975 में 39वां संविधान संशोधन 7 अगस्त 1975 को बिना किसी लोकसभा में चर्चा के बाद कांग्रेस ने संशोधन करके उसको पास किया, क्योंकि उनकी सरकार थी, उनके राष्ट्रपति थे, और तुरंत उन्होंने अपने राज्यों की सरकारों के मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को बुला के उसको राज्यों की स्वीकृति प्रदान की, और 10 अगस्त को राष्ट्रपति के संशोधन पे पक्की मोहर लगाई। 10 अगस्त 1975 का जो दिन था वो रविवार का दिन था, हॉलीडे का दिन था, लेकिन उस दिन भी उन्होंने राष्ट्रपति को बुला के उसमें संविधान को पक्का, संशोधन को पक्का कराने का काम किया। और ये पक्का कराने का इतनी जल्दी क्या थी, आप लोगों को मैं थोड़ा बताता हूं कि 1971 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी। उन्होंने बेईमानी के साथ में सर्टिफिकेट अपना दबाव में ले लिया। जब ये न्यायालय के समक्ष विषय आया तो न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध ठहराते हुए खारिज कराने की घोषणा की, और इसके साथ साथ वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाए, वो न्यायालय ने आदेश दिया। उस न्यायालय के आदेश के अगेंस्ट में जाके सारे संविधान संशोधन 1975 में जो मैंने आपको बताया, ये इंदिरा गांधी ने जल्द में लाके किया। अब इससे किसको फायदा होना था? उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का कोई कमेंट्स या कोई इंटरफियर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी से इस्तीफा नहीं देना था। जो बेईमानी से चुनाव जीता था उसको उनको बरकरार रखना था, इसलिए उन्होंने ये कानून लेके आए। और जब लोगों ने विरोध किया, विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, तब इमरजेंसी धारा लगा के देश के हर विपक्षी वर्ग को जेल में डाल के संविधान के हत्या और संविधान का गला घोटने का काम कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी को उसमें हुआ। ऐसे और बहुत सारे संविधान एक पूरे उसमें आपातकालीन, चाहे वो मीडिया का दमन करने का काम हो, चाहे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करने का काम हो, ऐसी व्यवस्थाएं हमने आपातकाल के दौरान देखी। और इसके साथ साथ जो लोग कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे मोदी जी से, जब नेहरू जी की सरकार थी 1956 में, जो काका कालेलकर की रिपोर्ट ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए आई थी, उस रिपोर्ट को खारिज करने के लिए 1956 में नेहरू की सरकार ने उसको अस्वीकृत किया, ताकि ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिल सके।